गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड से चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में है नई समस्या। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था युगों का दौर। आपने अच्छे से उसका रिवीजन भी कर लिया है, अच्छे से उसका क्वेश्चन भी आपने मुझे बताया है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, दक्षिण भारत, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, भारत और विदेशी व्यापार, विकास और ह्रास। ये सारे पॉइंट्स जो थे वो पिछले क्लास में आपने युगों के दौर में पढ़ा है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर का नाम है नई समस्याएं। ये चैप्टर, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें मैंने पहले 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं। इस चैप्टर के पॉइंट्स हैं अरब और मंगोल, महमूद गजनवी और अफगान, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति और उसका विकास। आगे है बाबर और अकबर, और उसके बाद है पांचवा पॉइंट यांत्रिक उन्नति, एशिया और यूरोप के बीच का अंतर। तो आइए आज हम ये चैप्टर नंबर 5 के कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, हर्षवर्धन जो थे, उनका पूरा नाम था हर्ष का हर्षवर्धन। तो जब ये एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और उसी समय विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन भी कर रहे थे। उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने के लिए लगभग 600 वर्ष लग गए। उसको कितने वर्ष लगे थे भारत तक पहुंचने में? 600 वर्ष। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। नेता भी बदल चुके थे, माहौल भी बदल चुका था। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए थे। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में तुर्की आए और उनकी जातियां आगे बढ़ी। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लाए थे। भारतीय उस समय अरबों में अरबों की जो समानता थी, आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए। इन्होंने आसानी से भारत पर हुकूमत कायम किया, दूर दूर तक फतह कर लिया। पर भारत में इतने सारे फतह करने के बाद अभी भी सिंध से आगे नहीं बढ़े हुए थे। शायद भारत अभी आक्रमणकारियों को रोकने की ताकत रखता था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी थे। उस समय सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से आगे अलग होकर छोटा सा स्वतंत्र राज हो गया था। हालांकि बहुत सारे आक्रमण भी हुए थे, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा था। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना, राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र, बगदाद पहुंचे और वहां अरबी भाषा में इनका अनुवाद किया गया। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद भी गए थे। यह व्यापार और संस्कृति संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा। भारत के दक्षिण राज्यों में भी इनका प्रचार प्रसार होने लगा। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे, वहां तक पहुंच गया। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म, इस्लाम धर्म की जानकारी हुई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत भी किया गया। मस्जिदें भी बनी। न शासन ने इसका विरोध किया और न ही धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत का प्राचीन परंपरा है। हम भारतीयों की प्राचीन परंपरा है सारे धर्मों को एक समान आदर सहित देखना। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में अपना पांव जमा चुका था। अगला पॉइंट है महमूद गजनवी और अफगान। महमूद गजनवी कैसे भारत में आए थे? लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 300 वर्ष एक लंबा समय होता है। इतने समय तक भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए।
300 सालों के पश्चात 1000 पूर्व महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने बहुत सारे आक्रमण किए हुए थे। महमूद गजनवी तुर्क था जिसे मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता के कारण बहुत निर्ममता से आक्रमण किए, जिसमें खूब खून खराबा, लूट फरोट हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत सारे खजाने ले गया। हिंदू जो थे धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में किस्सों की तरह उनकी जुबान पे रह गए। जो तितर बितर होकर बचे, उनके मन में मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। इतना मार काट मचाया कि सबके अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही मचाई होगी। इतनी नफरत हो गई तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने कितनी तबाही मचाई होगी भारत में। पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को ही छुआ था, जो उसके धावे के रास्ते में, जो उसके आने जाने के रास्ते में पड़ता था। पूरा मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत उसे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के साथ राजधानी लौट जाया करता था। हर आक्रमण के बाद बहुत सारे धन को एकत्रित करके वो अपने देश लौट जाया करता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देशों से रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। कठियावाड़ उनके सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इसी आखिरी धावे के बाद वह फिर कभी दोबारा नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के पश्चात 160 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत पर कोई आक्रमण न हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हो सका। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर आक्रमण किया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा बोला, फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया। अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार जीत जो हुई उसकी हुई। 1192 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर वह विराजमान हो गया। दिल्ली फतह करने के पश्चात, दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी उसने फतह कर ली। दक्षिण में चोल शासक अभी भी बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे राज्य भी थे जो उसको उसके तख्त से खारिज कर सकते थे, हटा सकते थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी लग गए। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल जो था तैमूर, ये भी बहुत ही खूंखार किस्म का व्यक्ति था। तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली के सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वो आया उसको वो वीरान करता हुआ आया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को भी यह भयावह स्थिति, विपदा को झेलनी पड़ी। पंजाब के कुछ हिस्से और पूरा दिल्ली को मौत की नींद सुलाने के कई वर्ष लग गए। को मौत की नींद में जो दिल्ली सोई हुई थी उसको जगाने में कई 100 वर्ष लग गए। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज उठ खड़े हुए। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज कायम हुए थे, गुलबर्ग और बहमनी। गुलबर्ग जो बहमनी राज के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा राज विजयनगर, वो हिंदू राज्य था। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका था। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी, पर वहाँ राज्यों में सबसे अधिक और शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर था। इस रियासत और नगर के उत्तर के बहुत ही हिंदू शरणार्थी को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत सुंदर और समृद्ध था। कौन सा शहर? विजयनगर। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली की तरफ आया। पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में पहुंच गया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया और तैमूर वंश का
यह तुर्क मंगोल बाबर था। यह कौन था? मध्य एशिया और तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर। बाबर का आपने नाम सुना होगा, ये बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली थी। तो अब आइए, अगला पॉइंट है समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास। इसमें बहुत सारे संत महात्मा भी आए, जैसे कबीर, गुरु नानक, अमीर खुसरो, इनका नाम प्रमुख है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की यह भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। यानी भारत में मुस्लिम आक्रमण या भारत में मुस्लिम युग की बात करना भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों यानी महमूद ने किया, अफगानों ने किया और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इस्लाम ने नहीं, उसके अनुयायियों ने किया। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उसके राजनीतिक शासनकाल को हिंदू अफगान युग भी कहा जाता है। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग भी थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे को बड़ी तेजी से जब समा गए, भारतीय ढांचे में बहुत तेजी से समाहित हो गया, अपने अंदर उनको समाहित कर लिया और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। इस तरह से हिंद मुगल युग की शुरुआत मानी जाती है। अफगान शासक और जो लोग उसके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया, यानी वो भारतीयता को अपना लिए। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप को स्वीकार किया गया और राजपूत राजाओं में भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की भी थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते थे और आमतौर पर नहीं भी होते थे। दक्षिण में गुलबर्ग में मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी के साथ धूमधाम से विवाह भी किया। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों का विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिकों का भी बहुत अच्छे से विकास किया गया। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, जो कि इस बात का ध्यान था कि स्थानीय रीति रिवाजों में कोई भी हस्तक्षेप न करे। शेरशाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव रखी जो आगे चलकर अकबर ने उसका विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल जी की नियुक्ति पहले शेरशाह ने की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते थे। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासक में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभाव को अपनाना शुरू कर दिया। वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों से प्रभावित भी हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप दिखाई पड़ता है। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुकरण करते हुए उसने कई दिशाओं में इसका विकास किया। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास हुआ। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा जो था उसका विकास हो गया। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब आया जब हिंदू और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझे जाने लगी। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उन मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेशों में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबे जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे,
पर्दा प्रथा की उतनी कड़ी वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। पर्दा प्रथा को वहाँ पे नहीं अपनाया गया था। जब तैमूर के हमले से दिल्ली का सल्तनत कमजोर पड़ गया तो जौनपुर से एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई थी। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी रही। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जनवाबादिली को उनकी सहिष्णुता और संस्कृति के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण यश भी मिला। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इस बीच कुछ नए ढंग के सुधारक उठ खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा की, उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। कबीर की साखियां और उनके पद जो हैं आज भी बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है। उत्तर में गुरु नानक हुए जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर नए सुधारों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत ने इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुवेदना का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ और वे अभी उन्हीं से घिरे हुए थे। उनमें बाहर आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे। उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। यह बात 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी कवि माने जाते थे। उन्होंने संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार और भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाओं की भी थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री बाज सितार का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने कई ऐसे विषयों पर रचना की जिसमें भारत ने विशेष प्रगति की। इतने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं जिन्होंने उन्हें बोलचाल की सामान्य हिंदी भाषा में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं बल्कि उनके रीति रिवाज, रहन सहन के ढंग का भी वर्णन अपने गीतों में किया था। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे थे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी गांव नगर में आपको सुनने को मिल सकता है। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी है। अपने लंबे जीवन काल में ही अमीर खुसरो गीतों और पहेलियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अभी उसी तरह गाए जाते रहे। अगला पॉइंट है बाबर और अकबर। तो बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की थी। कहाँ पे? तो भारत में। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनवाने में व्यतीत हुआ था। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया था। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुरी और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान।
वह बहादुरी और दुस्साहसी है, युग सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी भी है। साथ ही वह लोगों का एक नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसने फिर आकार लेने लगा, ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज न बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वामी भक्त राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की जिनका नाम जोधा था। उनका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत मां का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उनका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों ने शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरदार प्रशासन और सेना को भी नहीं बल्कि कला संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में उसे सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे फिरना उनको बेहतर लगता था। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फौजी और अबू वजल नाम के दो मशहूर भाई बिरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना शामिल थे। टोडरमल भी उसमें शामिल थे। उसने एक ऐसे नए सामंतिक धर्म की शुरुआत करने का प्रयास किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना वह मुसलमानों में था। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना ही अंश हो। तो अगला पॉइंट है यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच का अंतर क्या था। आइए ये हम पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। अकबर इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई थी। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप वैसे ही बना रहा और सारे एशिया और यूरोप के अलीशान मुगल बादशाहों का यश चारों तरफ फैलता रहा। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर के मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकार के शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम में से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम पर भारत पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की संघाड़, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढा प्रवृत्ति।
इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिसका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदू और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्ण एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक हुआ करते थे, एक सी भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक तरह रहने की कोशिश करते थे, एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना भी करते थे, उससे जूझते भी थे। यह तमाम अपसादरी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप के बाधक थे। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावटें आईं। गांव की आम जनता अर्थात आबादी के एक बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और जिसमें सहिष्णुता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे। कुछ अर्थ धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक थे। इनमें से ज्यादातर लोग किसान, दस्तकर और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें भी लिखी थी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और उन्हें हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिसने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में से थे, उनके संरक्षक के पुत्र थे। खानम खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ही ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपा सलाहकार भी रहे थे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के राजा प्रताप की प्रशंसा की है। प्रशंसा में एक पुस्तक भी लिखी जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी भी हथियार नहीं डाले। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 5 नई समस्याएं का 5 पॉइंट को हमने रीड किया। इसको आप अच्छे से रीड करोगे, समझोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।